नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में। फार्मूला ऑफ टीचिंग आपने सुना होगा। जटिल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सब जो हैं वो शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के सूत्र किसे कहते हैं? देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव और सरल यानी सिंपल बनाने के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिस अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, उसे ही कहा जाता है शिक्षण के सूत्र। क्या हुआ? शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं सरल बनाने के लिए प्रयुक्त उपागम को ही क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्र, जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं, वो उनकी संख्या है 13 और यहाँ पर उन सभी को हमने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं और उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इसका इंग्लिश भी लिखने की कोशिश की है। इन 13 में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण 6, 7 या 8 हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले सरल चीज़ों को बताया जाए, बाद में कठिन चीज़ों को बताया जाए, क्योंकि जब सरल चीज़ें बालक को बता दी जाएंगी तो वह सरल चीज़ें उनके ही आधार पर फिर कठिन चीज़ों को बताया जाएगा। तो वो जो सरल चीज़ें थी, अब उसके लिए पूर्व ज्ञान का काम करने लग जाएंगी और उसको वो सीखने में आसानी होने लगेगी। जैसे जब हम उसको जोड़ बताते हैं तो हम बालक को उस जोड़ पे सीधे हासिल वाले जोड़ नहीं बताते, हम उसको 2 अंक वाले, 1 अंक वाले जोड़ बताते हैं कि 4 + 3 3 + 5 इस तरह से बताते हैं। इसके बाद फिर हम उसको 12 + 25, 25 + 68 इस तरह से देते हैं, फिर बाद में हासिल वाले देते हैं, है ना। यानी कि पहले सरल बाद में कठिन दिया जाता है, जिससे बालक जो है प्रभावशाली ढंग से उन चीज़ों को सीख पाता है। इसका एक और उदाहरण हम देते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में अगर हम संधि पढ़ा रहे हैं, बालक को हम मान लीजिए संधि पढ़ा रहे हैं, तो अब सबसे पहले संधि क्या होती है ये बताएंगे। इसके बाद उसको बताएंगे कि संधि की जो है इतने प्रकार हैं, है ना। कौन सा है? स्वर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, ये सारी संधियाँ उसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे ना कि संधि क्या होती है। इसके बाद फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे कि हाँ, ये हो गया छोटा, फिर बड़ा, मिलकर के बड़ा आया आया तो ये जो है दीर्घ संधि है, ये संधि है, वो संधि है, जो भी हम बाद में उसको बताएंगे। सबसे पहले उसको संधि बताएंगे, इसके बाद उसके प्रकारों को बताएंगे कि ये स्वर संधि में इतने होते हैं, व्यंजन संधि ये होता है, विसर्ग संधि ये होता है। ये सब बात की बातें हैं। तो सरल से कठिन की ओर का मतलब ये होता है। तो आपसे प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक एक जो शिक्षक है वह संधि के प्रकारों को बताने से पहले संधि के बारे में बताता है, तो वह निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है, सरल से कठिन की ओर। दूसरा जो शिक्षण सूत्र जो महत्वपूर्ण है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब क्या है? जो आपको पहले से पता है। जो पहले से पता है इसका मतलब वो क्या है? पूर्व ज्ञान है। और अज्ञात मतलब जो आपको नहीं पता है, तो जो नहीं पता है उसको सीखना, इसका मतलब नवीन ज्ञान। ठीक, तो देखिए क्या है, पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान देने की प्रक्रिया ही जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को दर्शाता है। यानी कि सबसे पहले जो बालक को आप जो बताने जा रहे हैं, जो तथ्य, उससे संबंधित उसके पास थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान होगा तो वह आपके द्वारा बताए हुए तथ्यों को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। इसका उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक कोई टीचर है और वह अपने छात्रों को संतुलित आहार के बारे में यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो अगर वो बैलेंस डाइट के बारे में बताना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको ये बताना, क्या उनके छात्र जो डाइट है, आहार है, उसको जानते हैं या नहीं, कि दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें क्या क्या खाया जाता है और किसमें कौन से तत्व, कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं, उसके बारे में क्या सामान्य जानकारी उस बालक के पास है। अगर है
तो अगर उस जो बैलेंस डाइट को समझाएंगे, संतुलित आहार को समझाएंगे, तो बालक उसको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। इस प्रकार के शिक्षण सूत्र को क्या कहते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। लिसिस जहाँ पर सब जोड़ता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन होना होता है ना, लाइसिस तोड़ देना होता है। तो एनालिसिस करने खंड में तोड़ा जाता है और फिर जो है उनको बाद में फिर से जोड़ा जाता है, उसके आधार पर फिर चीज़ों को समझा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैथ में होता है कि कुछ बड़े फैक्टर्स होते हैं तो सबसे पहले उनको छोटे फैक्टर्स में तोड़ा जाता है, फिर उनको सॉल्व किया जाता है, फिर बाद में उनको जोड़ करके फिर उसके जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो इस विधि को ही कहा जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे भारत के भूगोल के बारे में, भारत की जो जलवायु है उसके बारे में अगर पढ़ाना है तो हम इस विधि से अगर पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे कि भारत के जितने राज्य हैं उनको उठाएंगे, वहाँ के जलवायु वगैरह देखेंगे, इसके बाद फिर उनकी जलवायु में जिस समय में जो चीज़ें कॉमन हैं उसको देखते हुए फिर हम संपूर्ण भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक देखा गया कि गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ ये सभी इस तरह के जितने स्टेट हैं, लगभग सभी स्टेट्स में जो ठंडी का मौसम है वो जनवरी में होता है। तो अगर सभी स्टेट में जनवरी में है तो अब हम ये इस आधार पर, क्योंकि ये सभी भारत के ही अंग हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ठंड का मौसम है भारत में वो जनवरी में होता है। तो ये बात हम कह सकते हैं। तो यही हुआ कि विश्लेषण यानी कि अलग अलग राज्यों के बारे में जो उनकी भौगोलिक विशेषताएं थी उनके आधार पर फिर हम अपने देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है उसमें देखिए कि भूगोल पढ़ते समय भारत का मानचित्र प्रस्तुत करना, फिर अलग अलग प्रांतों की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु आदि से परिचित करवाना, पुनः विविध प्रांतों की विविधता में जो एक रूपता है उसे बताते हुए संपूर्ण भारत की ओर लौटना। इसको ही कहा जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगे नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि सबसे पहले इसमें विशिष्ट चीज़ें प्रस्तुत करी जाएंगी और फिर इसके बाद सामान्य चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी। तो विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर, और सामान्य का मतलब जनरल। तो पर्टिकुलर और जनरल करके चीज़ों को बताना। उदाहरण से समझते हैं। क्या विशिष्ट मतलब? पहले ही थोड़ा बड़े चीज़ों को बताना, उसके सामने प्रस्तुत करना, फिर उसके आधार पर कोई अपना एक नियम बनाना। तो सामान्यतः ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है यह आगमन विधि पर कार्य करता है। तो आगमन विधि क्या है? देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सारी विधियां जो हैं वो छात्र केंद्रित विधियां हैं। विधियां दो तरह की होती हैं, वो हम इसके अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, शिक्षक केंद्रित विधियां और छात्र केंद्रित विधियां। इसमें जो है आगमन वो छात्र केंद्रित विधियों के अंतर्गत आता है। तो आगमन विधि क्या है? आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, बाद में नियम को बताया जाता है। इसका उल्टा होता है निगमन, उसमें सबसे पहले नियम को बताया जाता है, बाद में उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि पर आधारित है, यानी सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण रखे जाते हैं, उनकी आधार पर जो है वो छात्र निष्कर्ष निकालते हुए अपना एक नियम बनाता है। इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि द्विगु समास पढ़ाने के लिए हमको जाना है, एज ए टीचर हम द्विगु समास पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे ये 3 रास्ते आ रहे हैं तो जहाँ मिल रहे हैं वो क्या हो गया? बोलेगा तिराहा। तो तिराहा, उसमें 3 का शब्द भाव छुपा हुआ है, यानी कि द्विगु समास, ये एक द्विगु समास का उदाहरण है। फिर उसको बोलेंगे जैसे एक सप्ताह में कुल कितने दिन हो गए? 7। तो 7 यानी कि 7 और साप्ताहिक, उसको बोल देंगे हम साप्ताहिक है। तो देखो यहाँ पर भी अंक आ गया, वहाँ पर तिराहा, यहाँ पर साप्ताहिक, तो ये आ रहा है।
तो यानी कि जो द्विगु समास है उसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। तो इस तरह से अब हमने उसको बता दिया। अब उसको वो चीज़ बात समझ आएगी, ओ हाँ यहाँ पर संख्यावाचक। और फिर इसके बाद कह देंगे चार रास्ते आ रहे हैं, चार राह हो गया, इसको क्या बोलेंगे, चौराहा। तो ये कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया। वो आसानी से समझ जाएगा। यानी सबसे पहले उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करा जाए, इसके बाद वो अपने आप नियम को बना लेगा। यह जो शिक्षण सूत्र है इसको कहता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला जो शिक्षण सूत्र है जो महत्वपूर्ण है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अबस्ट्रैक्ट। स्थूल का मतलब यहाँ पर है मूर्त चिंतन से, और सूक्ष्म का अर्थ है यहाँ पर काल्पनिक चिंतन से या अमूर्त चिंतन से। तो सबसे पहले इस शिक्षण सूत्र यह कहता है कि सबसे पहले छात्रों को मूर्त चिंतन पर आधारित ज्ञान दिया जाए, इसके बाद उसको काल्पनिक चिंतन पर आधारित ज्ञान दिया जाए। पहले ही वह कल्पना कैसे करेगा, पहले तो उसको मूर्त चीज़ें, दिखने वाली चीज़ें दिखाई जाए, इसके बाद वो उसकी विशेषताओं इन सब के बारे में बता पाएगा। उदाहरण क्या है दिया जाकर, उदाहरण देकर अगर इसको समझा जाए तो क्या है, जैसे अगर हम गाय की उपयोगिता को बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने छात्रों को, तो सबसे पहले उनको तो ये पता होना चाहिए ना कि गाय क्या होती है। गाय देखा ही नहीं और गाय की उपयोगिता वो कैसे बता सकता है, नहीं बता सकता है, दिक्कत होने वाली है उसको। तो सबसे पहले उसको गाय देखे वो कि हाँ गाय ऐसी होती है और इसका ये कलर होता है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखे। इसके बाद वो जाने कि गाय जो है वो दूध देती है और दूध का उपयोग हम ये चीज़ बनाने में करते हैं, तब वो बता पाएगा कि हाँ गाय जो है वो उपयोगी है। अब गाय शब्द कह देने से अगर गाय से वो परिचित नहीं होगा तो गाय शब्द से वो क्या समझेगा, कुछ भी समझ सकता है। गाय शब्द से अगर उसने गाय को नहीं देखा हो तो वो घोड़े घोड़े को भी गाय समझ सकता है, तो उससे वो कौन सा निष्कर्ष निकालेगा, नहीं ना। यानी पहले उसको मूर्त चिंतन पर आधारित ज्ञान दिया जाए, इसके बाद वो काल्पनिक चिंतन पर जो है आराम से अपनी पकड़ बना लेगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष मतलब जिनको आप साक्षात देख सकें वो प्रत्यक्ष है, और जिसको नहीं देख सके वो क्या है, अप्रत्यक्ष है। यानी जिन वस्तुओं और घटनाओं को छात्र प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह तथ्य उसके लिए सरल हो जाता है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से किसी एक के ऐतिहासिक स्थल के बारे में अगर हम छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये होगा कि अगर उसके जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसको दिखा दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण लिया जाए, तो अगर उत्तर प्रदेश में ताजमहल या फिर सारनाथ है ना, ये सब अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के की ओर जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगी, तो यह शिक्षण सूत्र आपसे कहेगा कि सबसे पहले उसको उस ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण करवा दीजिए। तो अगर वो भ्रमण कर लेगा, उन चीज़ों को प्रत्यक्ष देख लेगा, जैसे ताजमहल को उसने प्रत्यक्ष देख लिया, अब उसकी विशेषताओं को वो आसानी से लोगों को बता ले जाएगा, है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष वो देख लिया। अब उससे जो ज्ञान अप्रत्यक्ष अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहता है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर किस तरह से शिक्षण जो है किया जाता है। और अब इसमें लास्ट हम पढ़ते हैं, हमने बताया था शुरू में कि हम 7 से 8 पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वही पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसका आखिरी जो है शिक्षण सूत्र है, टोटल इनकी संख्या 13, हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण 8 ही पढ़ेंगे। बाकी आपको हमने लिस्ट बना कर दे दी है, आप अपने जानकारी के लिए उसको ढूंढ कर कहीं और से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो उसको ढूंढ करके फिर एक और वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, इसमें क्या होता है, पूर्ण चीज़ें रखना फिर अंश को बताना। नाम में ही तो सब कुछ छुपा है ना, पूर्ण रखना फिर इसके बाद अंश को बताना है। इस विधि से अगर आप, इस शिक्षण सूत्र से अगर आप जो है पढ़ाने जाते हैं, तो ये आपसे क्या कहेगा कि सबसे पहले छात्रों के सामने विषय वस्तु जो है पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दीजिए, इसके बाद उसको पढ़ाइए। जैसे अगर आप हिंदी में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, कोई एक चैप्टर हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी कहानी जो है उसको ओवरऑल आप बता दीजिए। इसके बाद फिर उसके खंड को एक एक करके पढ़ाइए।
तो यह जो शिक्षण सूत्र है होता है उसको कहा जाता है पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना। अब इसमें प्रश्न इसी तरह से ज़्यादातर जो प्रश्न बनेंगे ऐसे सिंपल बनते नहीं हैं, अब थोड़ा सा पैडागोजिकल बना देते हैं, तो घुमा देते हैं प्रश्न को। तो ये बना सकते हैं कि एक हिंदी के एक शिक्षक जो हैं वो किसी एक लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पूर्व ही उन्होंने लेसन को पूरी तरह से पढ़ दिया है। अब इसके बाद वो छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो किसका प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ण से अंश की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है शिक्षण के सूत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की जो विधियां हैं उसके बारे में। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।